हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल केमिस्ट्री टीचर आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर को पढ़ रहे थे, बिलियन में मैंने आप लोगों को अब तक 4 लेक्चर दे दिया है और 4 लेक्चर में मैंने 21 क्वेश्चन को कराया और सारे के सारे लगभग टॉपिक को भी कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे आज हम लोग। तो देखिए जरा, 22वां क्वेश्चन आपका कौन सा है? निम्न में किसका प्रासरण दाब अधिक होगा? ठीक है, क्या आप लोगों को पता है कि प्रासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? आपको मैंने अणुसंख्य गुणधर्म में पढ़ाया था कि एक 4th नंबर का अणुसंख्य गुणधर्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा जानते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बर्तन दे दिया गया है भाई, और इस बर्तन में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया गया है, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा दिया गया है। किसको लगा दिया गया है भाई? अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब जिससे पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा पाएगा, लेकिन उसके कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें मान लीजिए सॉल्यूशन ए रखा है। सॉल्यूशन क्या, हम सॉल्यूशन नहीं ले रहे, यहाँ पे हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, यानी कि विलायक हम ले रहे हैं। सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉल्वेंट ए है और ये सॉल्वेंट बी है। ठीक है, आपने क्या किया भाई, इन दोनों को किसी बर्तन में रख दिया और ये पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा ये अलग अलग डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक, ये कंसेंट्रेशन इसका ज्यादा है, इधर लो कंसेंट्रेशन है, तो भाई हाई कंसेंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से लो सांद्रता यानी कि कम सांद्रता की ओर मूव करेगा। मॉलिक्यूल कोई भी हो, जैसे हम बात कर लेते हैं सॉल्वेंट हमने लिया है, विलायक लिया ना, उसका जो भी अणु होगा वो किधर से किधर को जाएगा? वो जाएगा ए वाले से बी की तरफ। मैंने ए वाले को उच्च सांद्रता कहा है और बी वाले को मैंने कम सांद्रता कहा है, तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करेगा। अब बात यहाँ पे ये होती है कि भाई ये तो डिफ्यूजन हो गया, कोई पदार्थ इधर से उधर जा रहा है, पार्चमेंट झिल्ली से होकर के जा रहा है, तो भाई ये तो डिफ्यूजन हो गया, जिसको क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? परासरण कहते हैं ना। हाँ, परासरण ही तो कहते हैं डिफ्यूजन को। हाँ ठीक, ये तो डिफ्यूजन हो गया। अब बात क्या हो जाता है भाई? बात ये है कि हमको देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब। क्या देखना है? प्रासरण दाब देखना है। तो प्रासरण दाब में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, ए वाला बी की तरफ जा रहा है, ए के अणु बी की तरफ जा रहे हैं, तो भाई अगर ए वाले के अणु बी की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या इसमें कर सकते हैं कि जो हम इसके मोमेंट को रोक सकें, गति को रोक सकें? तो क्या करेंगे भाई हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यह करेंगे कि इसमें कुछ दाब लगा देंगे, ठीक है ना, कुछ प्रेशर लगा देंगे, जिससे क्या हो जाए कि जो इधर से अणु इधर आ रहे हैं ना, उनका मोमेंट ही रुक जाए। ठीक है ना? तो यानी कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति को दाब लगाकर रोकना ही प्रासरण दाब कहता है, यानी कि उसको प्रासरित होने से रोका जा सके। क्या हो सके? रोका जा सके। उसी को हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बैक करके समझिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए हम आगे बात करते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है कि निम्न में किसका प्रासरण दाब अधिक होगा? ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी कि जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, ठीक, जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें प्रासरण दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रासरण दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देख लेते हैं भाई, इसमें देखते हैं, यहां भी 200 ml दिया गया है, यहां भी 200 ml दिया गया है, यहां भी 200 ml दिया गया है। ठीक है, मोलारिटी इसकी 2 दी गई है, इसकी 1 दी गई है, इसकी 1 दी गई है। तो हम मोलारिटी की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा है, किसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है। ठीक है, 1 मिनट, मैंने क्या बोला था? वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, मैं इस समीकरण को लिख देता हूं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि जिसका वांट ऑफ फैक्टर, ऑस्मोटिक वांट ऑफ फैक्टर जिसका ज्यादा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। हाँ भाई, जब नीचे है तो कम होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, हो सकता है मैंने गलत बोला था, फिर से सुन लीजिए आप लोग। अगर हम वांट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा आएगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। ठीक,
चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा 1/2 फैक्टर आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? यानी कि जो आयन ज्यादा बनाएगा, ठीक, और जो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा उसका 1/2 फैक्टर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं NaCl की। NaCl की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई NaCl है, NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा ना। अब यहाँ पे यूरिया की बात कर लेते हैं। अच्छा इसका पहले 1/2 फैक्टर चेक करते हैं कितना है। 1/2 फैक्टर चेक करने के लिए 1 + n - 1, n कितना है 2 है, n कितना 2 है 1 कर दोगे, इंटू डिसोसिएशन कांस्टेंट पूरी तरीके से टूट रहा है तो अल्फा इसका कितना आ जाएगा भाई, इसका अल्फा आएगा इंटू 1, ठीक। तो 2 - 1, 1 1 कम 1 + 2, तो आई इसका आ गया कितना भाई, 1/2 फैक्टर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज तो पहली बात वियोजित होगा नहीं, आयनों में टूटेगा नहीं, तो 1/2 फैक्टर उसकी आएगा नहीं। तो यहाँ पे यूरिया है, यूरिया भी वियोजित हो जाएगा, टूटेगा, ठीक है ना, वो भी कुछ मात्रा में टूटेगा, आयन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं, यानी कि इनका परासरण दाब कम होगा क्योंकि इनका 1/2 फैक्टर आई ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ग्लूकोज दिया गया ना, आपको जो ग्लूकोज दिया गया है उसका 1/2 फैक्टर कम आएगा, 1/2 फैक्टर कम आएगा, यानी कि या फिर नहीं आएगा, ठीक। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसको डिसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्यों, अलग अलग आयनों में टूट जाएगा क्या ग्लूकोज, तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी कि इसका परासरण दाब अधिक आएगा, किसका, ग्लूकोज का आएगा ना परासरण दाब अधिक। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई हम लोग, हाँ इसको डिलीट करते हैं, हट जाओ। वैसे आप लोग को पता था ना कि जो 21 वाला क्वेश्चन मैंने कल कराया था ना, 21 वाले क्वेश्चन के बेसिस पे ये भी था, उसी कॉन्सेप्ट भी ये सेम था लगभग, है कि नहीं है ना, हाँ लगभग क्या पूरा ही सेम था, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं भाई हम लोग, आगे क्या दिया गया है। थोड़ा सा पेन पहले चूज कर लेते हैं, पेन आ जा, चल नीचे जा। आपको दिया गया है किसी विलयन का परासरण दाब, तुम इधर आओ, ऐसे ऐसे, तुम भी इधर आओ ऐसे, हाँ ठीक है। आपको दिया गया है किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, माने कि आपको परासरण दाब का फार्मूला पूछा है। क्या पूछा है भाई, परासरण दाब का फार्मूला पूछ दिया गया है। और आप लोगों को बता दूं परासरण दाब जो होता है ना, ये आपके चार्ल्स के नियम पर आधारित होता है। आप लोगों ने चार्ल्स का नियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था ना। अगर नहीं पढ़े हो तो इसको मैं आप लोगों को अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर तो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो आप लोगों को ये पढ़ना था गैसीय अवस्था का। गैसीय अवस्था कौन सी हो सकती है भाई, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 11th में पढ़ा था ना, उसमें चार्ल्स का नियम, गैलुसैक का नियम, बायल का नियम, ये सारे नियम दिए गए थे। अगर आपने यहाँ पे 11th में नहीं पढ़ा तो आप लोग 11th की है ना, हाँ आप लोग 12th में नहीं, हाँ 11th में ही एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर और है, 11th का ही एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर और है। कौन सा है वो भाई, कौन सा है वो, थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक। तो हम यहाँ पे फार्मूले की बात करते हैं, सीधा हम लोग फार्मूले की बात कर लेते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा P = RTC, ठीक है ना, ठीक है। C क्या है, R क्या है, गैस का स्थिरांक है, T क्या है, टेम्परेचर है, और C क्या है भाई, C है कंसेंट्रेशन। C क्या है भाई, कंसेंट्रेशन यानी कि सांद्रता है। यानी कि हम क्या फार्मूले को इसको और कैसे बना सकते हैं, इस फार्मूले को हम बना सकते हैं P, C को इधर भेज देंगे, /C = RT बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, P/C = RT, इसको हम बना सकते हैं। तो आपका कौन सा आंसर इसमें है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नहीं फोर्थ वाला है आपका आंसर, फोर्थ आंसर है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको दिया गया है 90 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताना है। किसका मोल प्रभाज बताना है, 18 नहीं है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताना है, ठीक।
इसको हटा देते हैं, हट जाओ, फिर से पेन लेते हैं। अब साफ कहाँ से करें यार, उतना ज़्यादा आइडिया नहीं मेरे को, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बात कर लेते हैं। इसका भी तो टिक लगना चाहिए। 24 नंबर में आपको दिया गया है, 24 नंबर में आपको दिया गया है कि 90 ग्राम आपको जल दिया गया है, 1.8 ग्राम आपको क्या दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया है। तो इसमें आपसे ग्लूकोज का मोल प्रभाज पूछ रहा है। मोल प्रभाज का फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम मोल प्रभाज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? मोल प्रभाज की बात करते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं, मजा नहीं दे रहा है, ब्लैक। चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम पहले मोल प्रभाज का फार्मूला लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे भाई? ढंग से लिखा जाए, अच्छा ढंग से लिखते हैं यार। मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा से लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यहाँ पे विलेय पदार्थ क्या है? विलेय पदार्थ आपका ग्लूकोज है, तो विलेय पदार्थ को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमें बी का लेना है मोल प्रभाज, तो क्या करना पड़ेगा भाई? बी का हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर मोलों की संख्या बटे हमको क्या करना पड़ेगा? बी प्लस ए, यानी कि विलायक के टोटल मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। इससे आपका क्या निकल के आएगा भाई? मोल प्रभाज निकल के आएगा। निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? आएगा ना। हाँ अच्छी बात है। तो इस तरह से आप लोग मोल प्रभाज निकाल सकते हो। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं किसका कितना आएगा, इसमें कितना आना चाहिए। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज है। चलिए इसका निकालते हैं। पहले ग्लूकोज का और इन दोनों का मोल निकाल लेते हैं। मोल जल के लिए अगर हमें मोल निकालना है, जल के लिए निकालना है, तो दिया गया द्रव्यमान, हमें मोल निकालना है किसका भाई? मोल निकालना है वाटर का मोल। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 90 ग्राम है, बटे आणविक द्रव्यमान 18 होता है जल का। हाँ 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। कितना मोल आ रहा है भाई? इसका 5 मोल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। हाँ अच्छी बात है, आ रहा है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको ग्लूकोज का मोल कैसे निकालना है, ठीक है ना। अगर हम मोल ऑफ ग्लूकोज निकालना चाहें, ठीक है, ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालना चाहें, तो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं भाई? ग्लूकोज के मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान कितना है, ध्यान दीजिएगा 1.8 ग्राम है, डिवाइडेड बाई इसका ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है भाई? आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है बताओ, निकाला जाए। ध्यान दीजिएगा C6H12O6 ये फार्मूला है। कार्बन 6 है, एक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। तो 6 कार्बन का 12 छंग 72 हो जाएगा ना। तो 72 हो गया। प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का भी कितना होगा? 1 नहीं होगा, 12 होगा। 12 हाइड्रोजन का 12 हो गया। प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, बताना, बताइए जी कितना होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है? 6। तो 16 छंग कितना होता है? 16 छंग पढ़ाते ना, 16 दूनी 32, 16 तीन 39, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96। ठीक है ना। कितना आया भाई? 96 आया। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा, कितना हो रहा है, कितना होगा ये? 180 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये कितना आएगा? कितना आएगा? 0.0, एक 0 हो गया, 1। ठीक है, 0.01 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। यानी कि आपको ये टोटल कितना हो गया? हाँ 0.01 हो जाएगा। इसका मोल आ गया और इसका मोल आ गया। अब क्या करते हैं भाई? अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। कहाँ निकालें? जगह उधर है नहीं, इसी को हटा देते हैं। इतना आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, तब आगे सॉल्व कर रहे हैं। ब्लैंक पेज उधर नहीं है यार। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मोल प्रभाज के फार्मूले पे हम लोग इसको रखने जा रहे हैं।
किसका कितना है सब मिटा दे, हटो सब हटो, जाओ निकलो यहाँ से। किसका कितना दिया गया है मोल, पहले हम बात कर लेते हैं वाटर का मोल कितना है भाई। वाटर का मोल आपको दे रखा है 5। ग्लूकोज का कितना दे रखा है भाई, ग्लूकोज का दे रखा है 0.01। ठीक है, अब किसका निकालना है हमको, हाँ ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है। तो क्या करोगे भाई आप क्या करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ग्लूकोज का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जीटा ऑफ बी यानी कि विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज दिख रहा है, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, ये तू भी हट, तो उधर कैसे चला गया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। हम लोग बात करने जा रहे हैं जीटा ऑफ बी की, किसकी बात करने जा रहे हैं, जीटा ऑफ बी की। तो बी के मोलों की संख्या कितनी है भाई, 0.01 है, डिवाइडेड बाई टोटल मोलों की संख्या। ए प्लस बी के मोलों की संख्या जोड़ दोगे इसको कितना हो जाएगा, ये 5.01 हो जाएगा। ठीक, अब आप इससे सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो भाई, सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे आएगा ये, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आना चाहिए, ये हाँ सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.0019। कितना आएगा ये, 0.0019। आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है भाई, 25वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समपराशरी विलयन में क्या होता है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में आपको समझा देते हैं कि समपराशरी क्या होता है, जिसको हम आइसोटोनिक कहते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारी चीजें क्या होती हैं थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, ठीक है। समपराशरी का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, यानी कि आइसोटोनिक जिसमें क्या हो जाए भाई, आयनों की संख्या समान हो, और हाइपरटोनिक का मतलब जिसमें विलायक पदार्थ के आयनों की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है ना, और हाइपोटोनिक जिसमें विलायक पदार्थ के आयनों की संख्या कम हो, ठीक है। चलिए उसकी हम बात नहीं कर देते हैं। समपराशरी का मतलब ये हुआ कि जिसमें परासरण दाब समान आए। आपने कुछ ऐसे पदार्थों को ले लिया है जिसमें परासरण दाब क्या हो रहा है भाई, समान हो रहा है, क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो समपराशरी विलयन में क्या होता है, समान पृष्ठ तनाव नहीं, समान सांद्रता नहीं, समान परासरण दाब हाँ, समान सांद्रता नहीं। तो आपका थर्ड नंबर कौन सा ऑप्शन सही है भाई, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। समपराशरी का मतलब जिसका परासरण दाब समान हो। आपने कुछ ऐसे पदार्थों को लिया है जिसमें दोनों का परासरण दाब समान आ रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ फिर से वही है 25 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाओ नीचे। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं, यानी कि हमें यह देखना है कि किसका परासरण दाब समान है। आपको दो दो युग्म दिए गए हैं सभी ऑप्शन में, और इसमें कह रहा है कि दोनों इनमें कौन सा ऐसा युग्म है, किस ऑप्शन का ऐसा युग्म है जो कि जिसमें समान परासरण दाब आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भाई। आपको दिया गया है 0.1 मोलारिटी का। अच्छा मोलारिटी तो चारों में सेम है, मोलरता चारों में समान है, ठीक है, इसमें चारों में समान है और इसमें भी लगभग समान ही है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। हम लोग बात कर लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर से। किसकी बात कर लेते हैं, वांट ऑफ फैक्टर से, यानी कि जिसका वांट ऑफ फैक्टर समान आएगा इसका मतलब उसमें परासरण दाब भी समान होगा, ठीक। तो वांट ऑफ फैक्टर से हम लोग बात करते हैं। NaCl इसमें आयन ही 2 हैं, इसमें कितने आयन हो जाएंगे, 2 4 हो जाएंगे, 2 आयन, इसमें 4 आयन। यूरिया इसमें मान लो कि आपका कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 आयन लगभग, हाँ नहीं 2 आयन तो नहीं आएगा भाई, यूरिया में कहाँ से 2 आयन आएगा, इसमें यूरिया में आपका आने वाला है लगभग 5, नहीं CO पे कितना हो जाएगा 1, हाँ यूरिया पे 3 आ जाएगा,
और इसका कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हाँ यूरिया का फिर देखो, और इसका भी देखो मैग्नीशियम, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि 3 ही होगा, 3 होगा। यूरिया पे 3 नहीं होना चाहिए यार, आप लोग ब्रेक करके देख लेना। यूरिया का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपको, NH2CO NH2, ठीक है। आप लोग इसको ब्रेक करके देख लीजिएगा कितने आयन बन रहे हैं। वैसे यूरिया का नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ अब आपका आता है 4th नंबर का ऑप्शन। 4th नंबर के ऑप्शन में हम लोग बात कर लेते हैं। 4th नंबर के ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। इस पे क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है और क्या है, सोडियम सल्फेट है। कैल्शियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है। आपको देखो जरा क्या क्या दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट है होल ट्वाइस, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। अगर इसमें आयन बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब इसमें 1/2 फैक्टर भी बराबर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ठीक, चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की बात करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आपको दिया गया है, तो कैल्शियम का कितना पॉजिटिव होता है भाई, कैल्शियम का अगर हम लिखना चाहें तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्लस में नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो एक नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट हैं। कितने नाइट्रेट हैं भाई, 2 नाइट्रेट हैं। कितने नाइट्रेट, 2 नाइट्रेट, तो 2 नाइट्रेट का 2 नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा आपका, इसको हटाओ, इसका टोटल 4 आएगा। इसकी बात कर लेते हैं, एक सोडियम का 1, तो 2 सोडियम का 2, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, टोटल इसमें भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का आयन समान, तो इसीलिए इन दोनों का 1/2 फैक्टर भी समान, इसीलिए इनका समपराश्रयी मतलब समपराश्रयी ये भी हो जाता है, यानी कि पराश्रण दाब क्या हो जाता है भाई, इनका समान हो जाता है, ठीक है। तो आपका 4th नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, 4th वाला ऑप्शन आपका सटीक आंसर है, ठीक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आपको 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विलयन के ताप पर निर्भरता कौन शो करता है। विलयन के ताप पर निर्भर कौन है इसमें से, देखिए आपको मैंने बताया था ना कि जब मैंने आप लोगों को बता रहा था क्या बता रहा था, सांद्रता से संबंधित या सांद्रता की अभिव्यक्तियां मैं आप लोगों को लिखाया था ना, उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने लिखाया था। एक तरफ मैंने लिखाया था तापमान से संबंधित, और एक तरफ मैंने लिखाया था तापमान से असंबंधित, ठीक। तो यहाँ पे आपका तापमान से संबंधित कौन है, द्रव्यमान प्रतिशतता नहीं है। तापमान से संबंधित का मतलब जो आयतन से संबंधित हो, ठीक। तापमान से संबंधित का मतलब जो आयतन से संबंधित हो, और उसकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा है आयतन से संबंधित, द्रव्यमान प्रतिशतता तो नहीं है, मोल अंश भी नहीं है, मोललता भी नहीं है, मोलरता है। ये आपका 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर है 4th वाला, मोलरता, यानी कि ये किस पे निर्भर करता है, तापमान पे। तापमान अगर निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी डिपेंडेंसी वॉल्यूम पे भी है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हटो, आ जाओ, कहाँ गया, आ जाओ। आ जाइए जरा, हम लोग 28वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्या कह रहा है भाई, आपसे कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज बताइए। क्या बताना है भाई, विलेय का मोल प्रभाज बताना है। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज बताइए जरा। आपको विलेय पदार्थ नहीं दिया गया है, बस कि उसकी मोलालिटी यानी कि मोललता आपको दे रखा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, मोलालिटी, यानी कि अगर हम बात करें मोलालिटी क्या कहती है, मोलालिटी ये कहती है कि हम इतने विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या लिए हैं, और किस में लिए हैं, 1000 ग्राम विलायक में। किस में ले रखे हैं भाई, 1000 ग्राम विलायक में हम लोगों ने ले रखा है। तो मोलालिटी आपको 1 दिया गया है, तो हम इसको लिख देते हैं। अगर हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, मोल प्रभाज निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ये हमारा कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा, एक मोलालिटी दी गई है, यानी कि 1 मोल 1000 ग्राम में है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। और किसका ले लेते हैं, जल का। तो जल का आपको कितना हो जाता है, आणविक द्रव्यमान 18 हो जाता है, ठीक, 18 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम शुद्ध जल की बात करते हैं तो शुद्ध जल के केस में आपका कितना होता है भाई, नहीं होगा, वहां से
एक मिनट रुको। आणविक द्रव्यमान आपको दिया गया, मोलालता आपको दे रखी है, मोलालता आपको 1000 में दे रखा है तो 1000 लिख दो। जल के लिए अगर हम बात करते हैं तो जल के लिए आपको क्या आणविक द्रव्यमान लिखना पड़ेगा? हाँ, जल के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई? जल के लिए आपको लिखना पड़ेगा शुद्ध जल का, अच्छा यहाँ पे द्रव्यमान कितना ले लें? शुद्ध जल का 1 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 18 कर देते हैं आणविक द्रव्यमान। अच्छा, आप लोग यहाँ से ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एक द्रव्यमान क्यों ले रहे हैं? शुद्ध जल की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। आयतन कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग द्रव्यमान, गिवन द्रव्यमान कितना ले लेते हैं भाई? 1 ले ले रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1/1000। ठीक है, 1/1000 हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा भाई? ये 18/1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तभी आपका कितना आंसर आ जाएगा भाई? कितना आंसर आ जाएगा आपका? आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.000 18 कम 18 नहीं, 0.018 हो जाएगा। 018। देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिया गया है भाई? आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है? फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, हाँ फोर्थ वाला है आपका। यहाँ पे मोल प्रभाज का फार्मूला आप लोग वही तो पढ़े थे ना। मोल प्रभाज के लिए आपने क्या कहा था कि दिया गया मोल किसी का भी आपको निकालना है, उसका मोल ऊपर रखो बटे टोटल मोल, तो वहां से आपको नहीं निकालना है। यहाँ पे आपको मोलालिटी दे रखी है, मोलालिता आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको मोलालिता दे रखा है, यानी कि आपको ये कह रहा है कि आपने इतना मोल 1000 ग्राम विलायक में ले रखा है, ठीक। तो उसकी बात कर दिया, यानी कि वो सीधे टर्म में क्या कह रहा है? मोल हमने इतना ले लिया है, ठीक है। सीधी बात, वो मोल की बात कर दे रहा है। और दूसरी बात क्या है भाई? जल के लिए, तो जल के लिए हम कहाँ से लाएं भाई? दूसरा भी पदार्थ चाहिए, उसके भी मोल चाहिए। तो जल के लिए हम कहाँ से लाते हैं? जल का शुद्ध अवस्था में डेंसिटी कितनी होती है भाई? 1 ग्राम पर ml होती है ना। तो हमको उसको दिया गया द्रव्यमान कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, ठीक है। बटे उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। तो समीकरण आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। जब आपने इसको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक, ठीक है कि नहीं? ठीक, ठीक है ना। ये समीकरण आपका बन के आएगा, आपने सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन आएगा आपकी बार यार? हाँ, आपको दिया गया एक सोडियम कार्बोनेट का इतनी मोलालिटी दी गई है, आपको 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा कितनी हो जाएगी? मोलालिटी, मोलरता दे रखा है, मोलालिटी नहीं। आपको क्या दे रखा है भाई? सोडियम कार्बोनेट के इतने 0.2 मोलारिटी आपको दे रखा है। तो बिलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा क्या होनी चाहिए? चलिए देखते हैं जरा इसको, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। बात क्या हो जाएगी भाई? मोलरता कितना दे रखा है? 0.2। कहाँ गया पेन? आ जाओ नीचे। मोलरता आपको दे रखा है 0. कहाँ गया? गायब हो जा रहा है। अब आ जाओ, चलो नीचे। हाँ, दे रखा है मोलरता आपको 0.2। मोलरता आपको दे रखी है 0.2 रखा है, दो दे रखा है ठीक है ना। तो बिलियन का 500 ml ले रखा है उसमें, तो आवश्यक मात्रा क्या होनी चाहिए? किसकी आवश्यक मात्रा की बात कर रहा है भाई? आपको बताना ये है, यानी कि आपको विलेय पदार्थ, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की आवश्यक मात्रा कितनी दे रखी है, ठीक है। तो मोलरता के लिए फार्मूला क्या होता है भाई? मोलरता के लिए फार्मूला होता है, लिख लेते हैं, मोलारिटी हिंदी में लिख, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं, विलेय पदार्थ का मोल बटे विलायक का, विलायक का नहीं, मैं मोलरता के लिए कह रहा, यहां पे बात हो रही है मोलरता की। तो यहां पे आपको क्या लेना है? विलयन का आयतन किस में लेना है भाई? लीटर में लेना है। ये
जो बिलियन का आयतन किस में लेना है भाई, लीटर में लेना है। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले विलेय के मोल की संख्या। अच्छा मोलारिटी आपको दे रखा है 0.2 दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है। मैं इसका समीकरण बना दे रहा हूं अच्छे से ताकि आप लोग सॉल्व कर सको। 0.2 दे रखा है। अब आगे बात करते हैं तो विलेय के मोल की संख्या आप कहां से निकालोगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। क्या रखोगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो आपका आ जाता है विलेय के मोल की संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान आपको नहीं दे रखा है ना भाई, वही तो निकालना है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान बटे मोल इनटू मोलालिटी। तो दिया गया द्रव्यमान आपको नहीं दिया गया है, तो हम क्या बात करेंगे भाई, यहाँ पे गिवन वेट ऊपर रखना, वेट गिवन वेट डिवाइडेड बाई इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, आणविक द्रव्यमान कितना होता है इसी को तो फाइंड आउट करना है। नहीं आणविक द्रव्यमान आपको देखा है कितना हो जाएगा भाई, निकालो। कहाँ गया, यहाँ पे जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है भाई, अरे बहुत जगह है। सोडियम का 23 होता है तो 2 सोडियम का 23 दूना कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा। 46 प्लस कार्बन का 12 होता है, 12 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32, 16 3 48। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये वाला टर्म, और 60 और 46 106, हाँ 106 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जा रहा है 106 हो जा रहा है। बटे में आपको बिलियन का आयतन लेना है, कितना आपको आयतन दे रखा है भाई, गुणते 500, और इसको कितना करना है भाई लीटर में लेना है, तो 1000 यहाँ कर दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, आपने 1000 कर देना है। आप जब इसका ये निकालने के लिए आपके कह रहा है कि आपका इसमें कितना आवश्यक मात्रा, गिवन वेट कितना होना चाहिए, जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आपका कितना आंसर आएगा भाई, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपसे ये पूछा है, ठीक है ना, आपसे क्या पूछा है, गिवन वेट यानी कि आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आपने इसको निकालना है, ऊपर वाले टर्म को, गिवन वेट को निकालना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 10.6, कितना आ जाएगा भाई 10.6 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो कर ही लेगो नहीं लोगे, कर लोगे ना, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, करिए फटाफट, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिलीट हो जाएगा ये, अच्छा पॉज भी तो कर सकते हो, हाँ तुम लोग रोक भी सकते हो, बहुत महान इंसान। आगे बात हम लोग कर लेते हैं कि स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल, कितना टाइम हो रहा है भाई, टाइम ज्यादा हो रहा है क्या। स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल कितना % दिया गया है, एथेनॉल का वेट बाई वेट परसेंटेज कितना दे रखा है, 90% दे रखा है, कितना दे रखा है 90% दे रखा है। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं इसका द्रव्यमान प्रतिशतता कितना दे रखा है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका द्रव्यमान प्रतिशतता कितना दे रखा है, बात किया जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा, पेन आ जाए यार, पहले ब्लैक ही सही है। अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना होता है, वेट बाई वेट निकालना होता है, द्रव्यमान परसेंटेज निकालना होता है, यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना होता है, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं बताओ। द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, विलेय पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, यही तो होता है ना, हाँ बटे कुल द्रव्यमान, यानी कि विलयन का द्रव्यमान, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक। चलिए आपको यही निकालना था, तो आप कैसे करोगे भाई, लिख दो, विलेय पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान 90% है, 90% का मतलब ये 100 ml बिलियन में, कितने में 100 ml बिलियन में 90 ग्राम आपका क्या है भाई, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है, क्या है भाई, इथेनॉल है, यही दर्शा रहा है भाई, यही तो कह रहा है ना। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें, इसमें 90% कह रहा है ना, 90% कह रहा है, तो इसका मतलब इथेनॉल जो है 90 है, 90 ग्राम है, किसमें 100 ml बिलियन में, या 100 ग्राम बिलियन में, हाँ या मिल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो इसका मतलब इसमें 100 ग्राम बिलियन के द्रव्यमान में 90 ग्राम आपका इथेनॉल है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई 90 ग्राम है, बटे में बिलियन का टोटल कितना द्रव्यमान है 100 है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
तो ये आ गया आपका। तो पूछ रहा है आपको एथेनॉल का मोल प्रभाज बताओ। क्या कह रहा है? एथेनॉल का मोल प्रभाज बताओ। तो पहले हम इसमें स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल का मोल प्रभाज बताना है भाई। स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल का 90% दिया गया, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज बताना है। पहले चलिए मोल फाइंड आउट करते हैं इसका। मोल पहले निकाल लेते हैं तब उस पर चलते हैं। आ जाइए जरा। द्रव्यमान प्रतिशतता कितना है? इतना दिया गया है। अब इससे हम लोग मोल निकालते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल का दिया गया द्रव्यमान कितना है? 90 ग्राम। एथेनॉल का पहले फार्मूला लिखते हैं, C2H5OH। एथेनॉल का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। एथेनॉल का ये फार्मूला हो गया, ठीक। एथेनॉल का ये फार्मूला हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा भाई। कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लिख दो 24, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 लिख दो। 6 लिख दिया हमने, प्लस 6। प्लस में आपसे कह रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 लिख दो। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो ये तो 30 हो जाएगा, 30 46 हो जाएगा टोटल। इसका 46 आएगा। यानी कि दिया गया द्रव्यमान अगर हम मोल निकालना चाहें किसका? एथेनॉल का, C2H5OH का हम मोल निकालना चाहते हैं तो दिया गया द्रव्यमान 90 है, बटे में आणविक द्रव्यमान 46 है। आप लोग इससे इसका मोल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो भाई? मोल निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक टर्म और देना चाहिए था, सिर्फ एथेनॉल का मोल प्रभाज। 90% वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा है, वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम जल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जल। हाँ, दूसरा पदार्थ जल ही होगा ना, तभी तो विलयन बन रहा है कि इसी की वजह से अकेले बन रहा है। तो वहाँ पे हम जल के लिए क्या बात कर सकते हैं भाई? जल का द्रव्यमान बचेगा कितना? 90% इसका था तो 90 हो गया, 10 ही तो बचेगा, 10 बचेगा ना। चलिए हम बात कर लेते हैं जल के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं? जल का मोल निकालते हैं। मोल ऑफ H2O अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई? 90 में से 100 में से 90 तो चला गया, 10 बचा। 10 द्रव्यमान इसका दे रखा है, 10 ग्राम जल का दे रखा है, बटे में आणविक द्रव्यमान कितना होता है जल का? बताइए जरा। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बताओ। जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका मोल आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे इसका मोल आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो इससे आप लोग मोल प्रभाज निकाल लीजिएगा और आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मुझको बताइएगा अगले लेक्चर में कि इसका मोल प्रभाज कितना आ रहा है। आप लोग अगले लेक्चर में हमें बताएंगे कमेंट में जा करके कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों को, तब तक के लिए नहीं, आप लोग आए, हमारे वीडियो को देखा, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? आप क्या दे सकते हो हमें इसके बदले में? जानते ही हो क्या कर देना है भाई? हमारे चैनल, हमारे नहीं आपका ही चैनल है भाई, आपके ही लिए तो है, ठीक है। आपका साथी है, एक सच्चा साथी है जो आपकी पढ़ाई में हमेशा साथ देगा, ठीक। तो इसीलिए आप अपने चैनल को, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा भाई, मैं भी तो डिजर्व करता हूँ इतना। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि भाई आपको भी बेनिफिट मिले, आपके प्यारे दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके इसका, ठीक है ना। धन्यवाद।